फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर के। आप जानते हैं कि अब 1 वर्ष से कम का समय बचा हुआ है और 2027 में यूपी का विधानसभा चुनाव होना है। और इस विधानसभा चुनाव के अंदर आप जानते हैं कि जो मेन कंटेंडर्स हैं वो बीजेपी है, समाजवादी पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी है। लेकिन जैसे कि मैंने पहले वीडियो बनाया था और मैंने उसमें बताया था कि इसके अंदर होना क्या है। पहले नंबर की जो पार्टी है वो बनेगी बीजेपी, दूसरे नंबर की जो पार्टी है वो बनेगी बीएसपी, ठीक है, और तीसरे नंबर की जो पार्टी है वो बनेगी समाजवादी पार्टी। ये मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन आज हम इसका विश्लेषण करने वाले हैं कि ये जो लड़ाई है, ये जो पूरी लड़ाई है 27 की विधानसभा चुनाव की, ये इतनी आसान होने तो नहीं जा रही है। लेकिन हाँ, ये मैं आपको शुरू में बता देता हूं कि इनकी यानी कि बीजेपी की 300 प्लस सीटें आ रही हैं। और मैंने जैसा कि बताया कि ये दूसरे नंबर पे क्यों रखा है, आपको थोड़ा आश्चर्य हो रहा होगा। अगर बहुत सारे लोग जो पॉलिटिकल अवेयरनेस रखते हैं उन्हें पता भी होगा कि मैंने इसे दूसरे नंबर पर क्यों रखा है। उसका कारण है कि भारत के जो यूपी के अंदर बीएसपी और जो ओवैसी की AIMIM पार्टी है उसके बीच में समझौता होने वाला है और ये दोनों साथ मिलकर लड़ने वाले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी जो सीट है यहां से जो यानी कि समाजवादी पार्टी का जो कोर वोटर है यानी कि मुस्लिम और बाकी जो, क्योंकि यादव वोट जो है वो नेशनलिस्ट होते हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो वो जाएंगे बीजेपी की साइड में। तो इनका जो यादव वाला जो वोट है वो भी छटेगा और साथ ही साथ जो मुस्लिम वाला है वो पहले क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के साथ रहा है, इसीलिए पहले बहुजन समाज पार्टी के साथ और अब इसके साथ में एक और जो छौंक लग जाता है और वो है एक ओवैसी। अब आप ओवैसी को जानते हैं, वो पूरी तरीके से उनके नाम में ही आप जानते हैं कि पॉलिटिकल नाम में ही मुसलमान है। तो जब पार्टी ही मुसलमानों की है तो इससे जो है जो पॉलिटिकल क्लास है, आप देखिए मौलाना मौलवी क्या कहते हैं, इससे फर्क पड़ने वाला है। लेकिन फिर भी जो वोट है वो जाने वाला है ओवैसी की MIM पार्टी को। तो यानी कि AIMIM ये जो है ये दोनों चुनाव लड़ेंगे। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अब इनको जो है सीट आएंगी ज्यादा और समाजवादी पार्टी को सीट आएंगी अब कम, ठीक है। और बीजेपी को जैसे मैंने बताया कि 300 प्लस सीटें आने जा रही हैं, ये है। लेकिन आज हम चर्चा इसकी नहीं कर रहे हैं, हम आज चर्चा करने वाले हैं कि भाई ये लड़ाई इतनी आसान तो नहीं होने जा रही है। इसका कारण क्या है वो भी मैं बताऊंगा। देखिए, पॉलिटिक्स अपने आप में बहुत ज्यादा निर्दयी होती है और बहुत ज्यादा क्रूर होती है, बहुत क्रूर होती है। यहां पर कोई मायने नहीं रखता रिश्ते नाते, ऊंच नीच, या कोई मायने नहीं रखता। यहां पर सिर्फ और सिर्फ मायने रखता है कि आप कितनी ज्यादा वोट लेकर के आते हो, वो कैसे लाते हो, किसको तोड़ते हो, किसका हानि होगा। कोई मानवता, कोई समाजवाद, कोई ये सब कुछ नहीं चलता। यहां पर सिर्फ बहुत ज्यादा क्रूर होती है और यहां पर लानी होती है, आपको सीट्स लानी है और सीट्स के लिए आपको वोट लानी होंगी। और वोट कैसे लाएंगे उसके लिए ही ये सारी की सारी वीडियो मैं आज बनाने बैठा हूं। अब देखिए, आप जानते हैं कि 2016 के बाद में 2016-17 में बीजेपी की सरकार जो है आती है 17 में, और 17 में आप जानते हैं यूपी की कंडीशन क्या थी। यूपी की जो अपनी पहचान थी, एक बीमारू स्टेट था। यूपी की पहचान थी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया था। यूपी की पहचान थी कि रोड पर महिलाओं को कुछ भी कर सकते हो आप, ये भी उस समय था। कोई किसी को सूट कर देता था, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं था और जो मजहबी उन्माद है वो अपने चरम पर था। यानी कि इलीगल माइनिंग हो, आपने दुर्गा शक्ति नागपाल का जो नाम है वो यूपी से सुना होगा, या फिर आप देखेंगे अवैध बूचड़ खाने हो, यानी कि जो भी कार्य है वो अवैध रूप से ज्यादा था। और जो इस देश का और इस राज्य का जो राज्य का जो जिम्मेवार नागरिक है वो व्यक्ति जो है हमेशा अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता था। क्योंकि आप देखिए, थाने के अंदर हो तो रिपोर्ट दर्ज नहीं हो सकती, FIR रजिस्टर कराने में बड़ी समस्या होती थी। अगर किसी मजहबी ने ये पाप किया है तो फिर तो आप सोचिए कि आपकी FIR होनी नामुमकिन है, क्योंकि ऊपर से आदेश है और लड़कों से गलती हो सकती है, इस टाइप की मानसिकता थी। अब देखिए, ये सब था 2017 से पहले। 2017 से पहले का समझना। 2017 के बाद में क्या होता है, 2017 के बाद में आप जानते हैं बीजेपी की सरकार आती है और उसके बाद में वहां पर जो है बाबा योगी आदित्यनाथ CM बन जाते हैं, ठीक है। और जैसे ही वो CM बनते हैं, आप जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ जो है वैसे तो वो पॉलिटिक्स करते हैं और पॉलिटिकल व्यक्ति भी है और शुरू से चुनाव भी लड़ते आए हैं और एक पीठाधीश भी है। तो मैं उनको हमेशा एक पीठाधीश के रूप में देखता हूं और एक नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति के रूप में देखता हूं। मैं कारण है उसको मैं आपको बताऊंगा इसमें आगे कि मैं उन्हें एक नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति भी क्यों मानता हूं। क्योंकि जो उनके कार्य है और जिस तरीका की उनकी अपनी छवि है, वो कार्य ऐसे करते हैं जैसे कि एक परिवार का बुजुर्ग करता हो। यानी कि गलती अगर किसी ने करी है और किसी दूसरे के साथ अन्याय
क्या है, तो वो कोई बहुत बड़ा माफिया है क्या, कितनी वोट ला सकता है, क्या कर सकता है, ये सब अलग रख देंगे और उस पर कार्रवाई होनी बहुत लाजमी है, आप ये समझ लेना। तो देखिए उन्होंने यही कार्य किया। आपने विकास दुबे वाले केस में देखा होगा कि उन्होंने क्या कार्य किया था, तो उन्होंने जाति, धर्म, पंथ, संप्रदाय से ऊपर उठ करके कार्य किया, यानी कि एक तरीका से एक स्टेटमैन की तरह कार्य किया उन्होंने। एक जैसे राज्य के प्रभारी, एक राज्य के मुखिया को जो कार्य करना चाहिए उन्होंने उस तरीका से कार्य किया। अच्छा, ये तो उनके वैसे कार्य हो गए, लेकिन क्योंकि उनकी छवि क्या बनाई गई है, उनकी छवि बनाई गई है बुलडोजर बाबा की, लेकिन उनका एक और रूप भी है, और जो मैं पहले भी कई सारी वीडियोस में बता चुका हूं। योगी आदित्यनाथ जब सत्ता में आए तो उन्होंने 2-3 बातें शुरू में सोच लिया। पहला, उन्होंने कहा कि भाई यहां पर जो माफिया है वो नहीं चलेगा, इसका मतलब है कि गुंडा राज खत्म होने वाला है, माफिया खत्म करेंगे। दूसरा, उन्होंने कहा कि हम देश के अंदर, राज्य के अंदर, यानी कि जो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हम डेवलप करने वाले हैं, यानी कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप करेंगे, एक उन्होंने इस पर ध्यान दिया। और आप जानते होंगे उसके बाद में कितने सारे, जो आप सोचिए उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे है, आप उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा जो है वो हाईवेज है, उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा जो है वो आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो है सबसे ज्यादा एयरपोर्ट्स हैं। आप सोचिए कि अब, अच्छा ये उन्होंने कार्य किया, यानी कि जब उन्होंने कहा कि भाई जो विकास है ये तो हमारी पहली शर्त है, और उन्होंने कहा कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट होगा, यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया नहीं होगा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट होगा। और इसके लिए उन्होंने कहा कि भाई हमें लॉ एंड ऑर्डर लाना पड़ेगा, और यहां से कार्रवाई वो शुरू करते हैं। यहां से जब कार्रवाई शुरू करते हैं, आपको पता है 2016-17 में उत्तर प्रदेश की जीडीपी कितनी थी, यानी कि उत्तर प्रदेश की जो जीडीपी थी वो लगभग 13 लाख करोड़ रुपए की थी। कितना? 13 लाख करोड़ रुपए की। आज आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की जीडीपी कितना है? अभी 10 साल नहीं हुए हैं, आज उत्तर प्रदेश की जीडीपी है 30.25 लाख करोड़। कितना? 3.25 लाख करोड़। लेकिन बाबा ने लक्ष्य क्या रखा हुआ है? 36 लाख करोड़ का। कितना? 36 लाख करोड़ मतलब होता है $1 ट्रिलियन। कितना? $1 ट्रिलियन। हमारा लक्ष्य है $1 ट्रिलियन हम कंट्रीब्यूट करेंगे अपने इसमें, अपने देश की जीडीपी के अंदर, यानी कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी देश का लक्ष्य है, उसमें 1 ट्रिलियन कौन कंट्रीब्यूट करेगा? हमारा उत्तर प्रदेश करेगा। अब देखिए विकास की मैं आपको बात बता रहा हूं, वहीं अगर आप देखोगे तो भारत के अंदर दूध उत्पादन में हमारा जो है, अगर उत्तर प्रदेश का देखोगे तो हमारा 15% का कंट्रीब्यूशन है। कितना? 15% का कंट्रीब्यूशन है। अगर हम नाज उत्पादन में देखें तो यहां हमारा 20% का कंट्रीब्यूशन है। और मैंने रोड और रेल या फिर एक्सप्रेसवे है ना, ये तो मैंने आपको बता दिया, इसमें जो कंट्रीब्यूशन है। देखिए बाबा के द्वारा ये जो छवि है। अच्छा, दूसरा बात आता है इलीगल एनक्रोचमेंट का और लॉ एंड ऑर्डर का, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। तो उन्होंने जो है लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त किया, एनक्रोचमेंट जो है उसको हटाने का कार्य किया, जो इलीगल बूचड़ खाने थे वो खत्म करे, और ये जो माफिया राज जो चलता था इसको पूरी तरीका से नस्तो नाबूद कर दिया। देखिए डेवलपमेंट की चर्चा बहुत कम होती है, लेकिन उनकी जो छवि बनाई जाती है बुलडोजर बाबा, बुलडोजर बाबा। लेकिन आप जानते हैं कि आज देश के नागरिक बहुत ज्यादा अवेयर हैं, वो जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ क्या कार्य कर रहे हैं। वो ना सिर्फ डेवलपमेंट का कार्य कर रहे हैं, बल्कि हिंदू पुनर्जागरण और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का भी कार्य कर रहे हैं। यानी कि मैं उन्हें एक युग पुरुष मानता हूं, मैं पर्सनली उन्हें एक युग पुरुष मानता हूं, और मेरे लिए वो बहुत ही आदरणीय है ना, एक संत होने के नाते भी, और वैसे भी हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए पर्सनली जो है हम उन्हें बहुत लाइक करते हैं। देखिए मैंने जो कारण आपको बताए हैं ये देखिए, और ये सारे जो डेटा है वो आरबीआई के हैं, और जो है आरबीआई के हैं, भारत सरकार के हैं, और उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट का जो बजट है उसके हैं, और जो सर्वे है उनसे ये डेटा है। तो ये सारा जो डेटा मैंने आपको दिया ये दिखाता है विकास को। ये तो हो गया विकास का पक्ष। लेकिन मैंने जैसे कि आपको बताया कि भारत के अंदर जो राजनीति है वो सिर्फ विकास से वोट नहीं मिलते, जो वोट मिलते हैं वो आपको थोड़ा अलग भी खेलना पड़ता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि 300 सीट तो आएंगी, लेकिन ये बहुत आसान होने वाला नहीं है। तो आइए देखते हैं कि ये थोड़ा कठिन कैसे होगा। देखिए उत्तर प्रदेश 2027 का जो चुनाव है ये थोड़ा सा कठिन होने वाला है। केक वॉक तो ये होने वाला नहीं है, बहुत आसानी होने वाला नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां पर जो रेशो है, देखिए क्योंकि हम यहां
पर चलते हैं, भारत के अंदर जो वोटिंग होती है वो फर्स्ट पोस्ट द पास्ट सिस्टम पर होती है। इसका मतलब है ये नहीं है कि वोट शेयर कितना आया, समझे मेरी बात, ये नहीं है कि वोट शेयर कितना आया, बल्कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं यहां फर्क पड़ता है कि किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने शेयर वोट आया। मेरी बात समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं क्योंकि फर्स्ट द पोस्ट सिस्टम के अंदर टोटल नंबर ऑफ वोट्स का परसेंटेज नहीं देखा जाता, बल्कि कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर डेंसिटी अपने वोटर्स की कितनी है ये देखी जाती है, इसी से सीट डिसाइड होती है। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि अगर आप बंगाल के अंदर भी देखोगे तो बीजेपी और टीएमसी के बीच में, बीजेपी और टीएमसी के बीच में 5% वोटर्स का अंतर है, मात्र 5 से 7% है ना, इतना ही है। तो 5 से 7% वोटर्स का अंतर है। बाकी सीट के अंदर अंतर देख लीजिए, बीजेपी की 307 सीट है और टीएमसी की जो है 80 सीट आई थी। तो सीट के अंदर बहुत डिफरेंस आ सकता है, ये डेंसिटी के ऊपर निर्भर करता है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपके कितने वोटर्स हैं, उनकी डेंसिटी कितनी है, ठीक है, ये है। तो मैं कहता हूं कि ये जो आज अगर आप देखोगे मार्जिन तो 50-60-40 का है, यानी कि फाइट जो है बहुत ही नजदीक है, यानी कि कहीं भी पासा पलट सकता है। मैं इस बात समझ रहे हो, पासा कहीं भी पलट सकता है, तो केक वॉक तो नहीं होने वाला। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये 300 सीट फिर भी क्यों आएंगी, आप तो कह रहे हैं ना कि भाई कंपटीशन बहुत हैवी है, लेकिन फिर भी क्यों आएंगी, उसका कारण है विपक्ष की अपनी जो नीति है, वो कारण है इसका। अब देखिए इसके अंदर आप देखोगे तो ये इसके अंदर आप देखोगे तो मैंने जैसा कि बताया कि बीजेपी पहली पार्टी है, बीजेपी पहली पार्टी है, बीएसपी दूसरी पार्टी है और तीसरी पार्टी आती है समाजवादी पार्टी। कौन सी है? समाजवादी पार्टी। अब यहां देखिए भारत के अंदर आप देख रहे होंगे कि बीजेपी जो है वो पूरी तरीका से अपनी संस्कृति, हिंदू कल्चर, हिंदू संस्कृति, हिंदू राइट्स, इन सब के ऊपर ध्यान देती है और साथ ही साथ में डेवलपमेंट, आप जानते हैं डेवलपमेंट, साथ ही साथ डेवलपमेंट और देश की संस्कृति, देश का कल्चर, देश के बहुसंख्यक जो लोग हैं उनके इमोशंस, इन पर ध्यान देती है। और यार ज्यादा भी नहीं तो यूपी के अंदर तो मैं बिल्कुल कह सकता हूं, सेंटर की तो आप जान ही रहे हैं, वो दिखाते हैं लेकिन करते नहीं हैं। लेकिन यूपी के अंदर बाबा योगी आदित्यनाथ के द्वारा ये डेवलपमेंट प्लस इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। अगर आप बीएसपी की बात करोगे तो मैंने जैसा कि बताया यूपी के अंदर आप देखोगे कि जिन्हें संविधान कुछ को दलित कहता है, पिछड़े वर्ग कहता है, ये कहता है, मैं तो सबको इंसान मानता हूं, मैं किसी को कुछ नहीं कहता। तो इनका एक तो ये वोट बैंक है, प्लस जैसे मैंने बताया कि एआईएमआईएम के साथ आने से यहां पर जो मुस्लिम वोट है उसका कंसोलिडेशन होगा। तो यहां पर जब कंसोलिडेशन होगा तो मैंने दूसरे नंबर पे इन्हें रखा हुआ है। देखिए यहां के बाद आता है समाजवादी पार्टी। यहां पर दोनों की पार्टी की बात आप करोगे तो जो ओवैसी है, दोनों के दोनों भाई वो कट्टर मुसलमान है, कट्टर मुसलमान है। पूरी पार्टी जो है सिर्फ और सिर्फ उनकी पार्टी के नाम में मुसलमान है, तो ये मुसलमानों की बात करते हैं और कट्टरता की बात करते हैं। तो देखिए मुसलमानों के लिए क्या चाहिए? मुसलमानों के लिए वही चाहिए जो सबसे ज्यादा कट्टर है, यानी कि मॉडर्न मुस्लिम को वोट नहीं देते। आप पूरी भारत के अंदर एक बार आप पूरा वो देखिए निकाल करके कि जहां भी जिताते हैं उसको जिताते हैं जो ज्यादा हेट्रेड कर सकता है हिंदुओं से, है ना, नॉन बिलीवर से, वो उसी को वोट देते हैं। और देखिए ओवैसी तो खुल करके यही कार्य फिलिस्तीन के लिए बोलेगा, लेकिन यहां पर जो तरुण की हत्या होगी उस पर नहीं बोलेगा। तो ये सब ऐसा आदमी चाहिए। और ऊपर से आती है बीएसपी। अब देखिए बीएसपी जो उनका अपना वोट है, वो मायावती जी की भी एक बात है कि अगर आप देखा होंगे तरुण की हत्या हुई, उन्होंने उस पर भी मैसेज किया था। यूपी के अंदर हो या बाहर हो, कहीं पे भी हो, अभी ये जो चौहान लड़का जो गाजियाबाद के अंदर जिसको ईद पर मार दिया गया, उसके ऊपर भी बात की थी, उन्होंने मैसेज किया था। तो ये बैलेंस बना करके चलती है मायावती जी। तो मुझे लगता है कि इनकी ओर भी वोट जाने वाला है। अब बात आती है समाजवादी पार्टी। देखिए समाजवादी पार्टी का जो बेस वोटर था वो है यादव और मुस्लिम, जिसे हम एमवाई कहते हैं ना। तो यहां पर क्या है कि ओवैसी के आने से ये जो मुस्लिम वोट है ये भी छिटकेगा। और क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया कि जो यादव है वो हिंदू है और वो पूरा ये देख रहे हैं कि कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, इनका चाल चरित्र कैसा है। इसका मतलब है कि अगर हिंदू पर कुछ भी होगा तो इनका जो मुंह है उसमें दही जम जाएगा, लेकिन जैसे ही कोई मजहबी के साथ कुछ होगा तो ये तुरंत जो है उसको जो है वजीफा देने की बात करेंगे कि इनको ये दो वो दो। आपने बिसाड़ी में देखा होगा। तो ये सारी की सारी कहानी शुरू हो जाती है। इसका मतलब है कि क्लियर है। क्लियर क्या है? क्लियर ये है कि अब बीजेपी का डेवलपमेंट प्लस हिंदू, और क्योंकि आप जानते हैं हिंदू कंसोलिडेशन आपने देखा बिहार में, आपने हिंदू कंसोलिडेशन देखा बंगाल के अंदर, आपने हिंदू कंसोलिडेशन देखा महाराष्ट्र के अंदर। तो जब आप एक और कंसोलिडेशन मुसलमानों का देखते हैं और उनका जो आतंक है भारत के अंदर, तो आप देख रहे हैं लैंड जिहाद हो, लव जिहाद हो, पूरी तरीका से वो जो है, और कैमरे पर आकर के बोलते हैं उनके लोग। तो अब ये सोशल मीडिया के समय में ये सारी बातें नीचे तक जा रही हैं और अब हिंदू जो है अब वो कंसोलिडेट हो रहा है। उसे लग रहा है कि
1947 तो रिपीट नहीं हो रहा दोबारा से, ये जो डर है अब उसे सता रहा है, इसीलिए वो बीजेपी के साथ जा रहा है। अब देखिए बात आती है कि क्या इतना आसान है? आसान तो नहीं है, फिर क्यों नहीं है? देखिए आप जानते होंगे ये जो इसके अंदर बहुत सारे और भी जो लोग हैं, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम है चुनाव के अंदर, तो यहां पर दूसरे लोगों को भी चुनाव लड़ाने की बात चल रही है कि भाई हो सकता है कि किसी दूसरे लोगों को ला करके यहां चुनाव लड़ाए जाए, जैसे हिंदू वाहिनी हो उसको चुनाव लड़ा दिया जाए ताकि वोट काट सके, क्योंकि डेंसिटी है उसे कमजोर कर सके। और जैसे मैंने आपको बताया कि डेंसिटी जो है ज्यादा मायने रखती है फर्स्ट पोस्ट द पास सिस्टम में, न कि वोट शेयर मायने रखता है। याद रखना इस बात को, वोट शेयर टोटल को दिखाएगा और जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है उसके अंदर आपकी डेंसिटी कितनी है वोटर्स की, ये आपकी विन जो है प्रोबेबिलिटी को दिखाने वाला है। अगर यहां पर दो पार्टी खड़ी हो जाती है हिंदू के नाम पर, जैसे मैंने आपको बताया हिंदू के नाम पर, देखिए डेवलपमेंट के नाम पर मैंने जैसा कि बताया वोट ज्यादा मिलता नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया वोट नहीं, वोट तो ये इमोशनल जो इशू होते हैं इन्हीं पे मिलेगा। और इमोशनल इशू क्या है जो आप देख रहे हैं बाबा के साथ में है ही कि भाई हिंदू कंसोलिडेशन होगा। अगर यहां हिंदू कंसोलिडेशन में किसी तरीका से कोई दूसरा जो निकल आता है तब यहां पर आकर थोड़ी समस्या होगी। और दूसरा और भी है, देखिए यूपी के अंदर आप जानते हैं मैंने बताया कि जैसे यूपी के अंदर बाबा जो है नॉन पॉलिटिकल है, इसीलिए उनकी जो पार्टी के जो विधायक हैं, जो उनकी पार्टी के विधायक हैं, उनके हाथ में बहुत ज्यादा शक्ति है नहीं। लेकिन दूसरी बात क्या है, जब शक्ति नहीं है तो वो लोगों के काम भी नहीं करा पाते उस हिसाब से, तो उनकी उतनी चलती भी नहीं है। तो एक तो ये है कि लगभग एक सर्वे हुआ था अभी जहां पर बताया जा रहा था कि 35% उनके जो विधायक हैं, कितने 35%, उनसे लोग बहुत ज्यादा रुष्ट हैं, मतलब नाराज हैं। अगर उनको चुनाव में दोबारा से टिकट दिया जाएगा तो ये हारने की इनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। लेकिन मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये जो विधायक है इनसे नाराजगी हो सकती है, लेकिन इन्हें वोट देता कौन है, ये याद रखना, इन्हें वोट देता कौन है। तो ये प्रोबेबिलिटी आई है सर्वे में, लेकिन मेरा मानना है कि अगर ये भी खड़े होंगे तो ये जीतेंगे। क्यों जीतेंगे? सर्वे कह रहा है कि नहीं जीतेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं जीतेंगे। आपका क्यों? क्योंकि इनके नाम से वोट नहीं पड़ता, जो वोट पड़ता है वो योगी जी के नाम पर पड़ता है, योगी जी के नाम पर। समझ गए मेरी बात? तो इसीलिए मुझे लगता है कि एक तो ये तो सर बदले ही जाएंगे, टिकट इनके कटने वाले हैं, लेकिन अगर ये भी जाते हैं तो इनमें भी जीतने की जो संभावना है वो निकल करके आएगी। आगे देखना जमीनी स्तर पर जो कांटे की टक्कर है 60-40 जो मैंने बताया रेशो अभी भी जो है टक्कर का है, क्योंकि वोट शेयर में तो ये आप देख सकते हैं, वोट शेयर में यहां पर आपको 55% बीजेपी दिख रही है, मैंने आपको बताया, और यहां पर ये जो बाकी बचे हुए हैं वो 45% के अंदर आपको दिखने वाले हैं। यूपी चुनाव भाजपा के लिए आसान तो नहीं होने वाला, जैसे मैंने बताया ग्राउंड रिपोर्ट आई थी, ये जो एक यूपी इलेक्शन 2027 ग्राउंड रिपोर्ट कहती है कि लगभग ये टाइट जो कॉन्टेस्ट होने वाला है और 35% जो विधायक है उनसे लोगों की नाराजगी है। उसके बाद आता है ओवैसी जो विकल्प है, जो मैंने आपको बताया। इससे क्या होगा बेटा? इससे होने वाला है ध्रुवीकरण। तो ध्रुवीकरण होगा, और ध्रुवीकरण से होना क्या है, वो इसका बैकफायर भी करेगा, यानी कि हिंदुओं का भी ध्रुवीकरण होगा, और वही बंगाल रिपीट होने वाला है और वही बिहार रिपीट होने वाला है। और जैसे मैंने बताया कि यादव कम्युनिटी जो है उसके लिए भी क्या है, जैसे कि ये बोल रहे थे जो अखिलेश यादव है कि भाई ये मेरा लास्ट चुनाव हो सकता है, तो इसीलिए आप देखिए इमोशनल कर करके इनसे वोट तो ले लेंगे, लेकिन ज्यादा वोट ये देंगे नहीं, क्योंकि ये वोट जो यादव वोट है वो भी आज क्या है, छिटक रहा है, और वो वोट भी अब अखिलेश यादव से दूर जा रहा है। उसके बाद आता है बसपा वोट, और बसपा का जैसे मैंने आपको बताया है कि इनके पास आज भी वोट है, लेकिन 7-8% ज्यादा नहीं है। तो देखिए अगर ओबीसी के साथ आने से हो सकता है कि ये दूसरे नंबर पे मैंने इसीलिए रखे हैं, मैंने दूसरे नंबर पे इसीलिए रखे हैं, पहले नंबर पे बीजेपी है और तीसरे नंबर पे समाजवादी पार्टी है। इसको काट कर रख लेना, क्लिप को बाद में काम आएगा। देखिए नाराज तबका है, जैसे व्यवस्था से नाराज जो लोग हैं उनमें से कुछ वोट जो है 1 से 2% वोट जो है वो इधर उधर हो सकता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यहां पर जो है आसान नहीं होगा। जैसे मैंने देखिए यहां पर ब्राह्मण को लेकर के आप जानते होंगे कि अभी जो अखिलेश यादव हैं या और भी जो है वो ये कार्य कर रहे हैं कि अगर किसी भी तरीका से इसमें सेंधमारी कर ली जाए, 10% वोट है, और जैसे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जो है इनके लिए ब्राह्मण सभाएं कराना हो तो इस वोट के अंदर जो है करना है, तो 90% वोट शेयर के साथ 70% तक गिर सकता है। तो यहां तक भी है, जैसे राजपूत हो गया, इनके अंदर भी सेंध मारने की कोशिश है। करणी सेना का आपने देखा होगा कि करणी सेना भी कह रही है कि हम 50 सीट पर लड़ने वाले हैं। तो अगर ये है तो डेंसिटी कम हो जाएगी, तो ये जीते या ना जीते लेकिन बीजेपी को हरा देंगे, ऐसा जरूर ये है। पॉलिटिकल समीकरण ऐसे बनते हैं। इन दोनों वर्गों का लगभग 18 से 20% वोट है। हल्का सा भी बिखराव अगर होता है तो भाजपा के लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है।
क्लियर है। देखिए चुनावी रणभूमि, क्षेत्रीय चुनौतियां, जाट नैरेटिव, जैसे मैंने बताया कि जाट के लिए भी है कि भाई जाट हिंदू नहीं है, इस तरीका के नैरेटिव है। देखिए ये सब पॉलिटिकल सारी की सारी बातें हैं, क्योंकि जब हिंदुओं पर जब जुल्म होता है, जब उनको धर्म के आधार पर ही प्रोसिक्यूट किया जाता है, तब जात नहीं देखी जाती, जब कास्ट नहीं देखी जाती, याद रखने इस बात को। लेकिन जब वोट आती है तो जो हम कास्ट देखते हैं। आप जानते हैं कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है ना, लेकिन जो है अत्याचारी की जाति जरूर होती है। आपने देखा होगा हमारी जो पॉलिटिक्स के अंदर। तो देखिए ये सब चीजें चल रही है, और मैंने जैसे कि आपको बताया 35% जो विधायक है उनसे नाराजगी है जनता की। ऐसा स्टेट पब्लिक ग्रीवेंसेस इंडेक्स पावर सेक्टर कंप्लेंट स्पीक ड्यूरिंग दैट समर, ये कुछ ऐसा निकाला था, उससे ये निकल करके आया। 70% जो है सिस्टम का असहयोग। 2017 से पूर्व नियुक्त अधिकारियों की जो टेढ़ी चालें हैं उनसे लोग जो है ज्यादा वो है। और फिर आता है कम्युनिकेशन गैप। ए.के. शर्मा के ऊर्जा विभाग में भीषण गर्मी के दौरान प्रीपेड मीटर विवाद हो या फिर जनता का जो सीधा संवाद न होना एक कम्युनिकेशन गैप बनाता है, और मुझे लगता है ये भी सरकार के लिए एक चुनौती जरूर पेश करेगा। पूर्व का सफल मॉडल केशव प्रसाद मौर्य जो पहले जो प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके स्थान जब से बदला है तब से जो जमीनी स्थिति है वो थोड़ी कमजोर हुई है, पकड़ कमजोर हुई है बीजेपी की, ऐसा भी बताया जा रहा है। तो ये भी एक चुनौती है। उसके बाद नैरेटिव की लड़ाई देखना, डिजिटल प्रोपोगेंडा, जैसे कि ये 4 PM हो गया, पुण्य प्रसून जोशी हो गया, प्रज्ञा यादव हो गया, प्रज्ञा मिश्रा भी शायद उसका नाम है। ये ऐसे जो क्रिएटर है जो 24 घंटा सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ प्रोपोगेंडा चलाते रहते हैं, भ्रामक नैरेटिव चलाते हैं, जैसे योगी जी CM नहीं रहेंगे आगे। तो देखिए ये बीजेपी को भी सोचना चाहिए कि जल्दी से जल्दी अपनी जो स्थिति है उसको क्लियर करें कि बीजेपी के जो मंत्री हैं, वैसे तो आप देखते हैं पहले भी हमारे शायद गृह मंत्री भी कह चुके हैं कि योगी जी ही CM होंगे और उनके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। देखिए उसके बाद है फेक आइडेंटिटी, मुस्लिम जाट फेक आइडेंटिटी बना करके एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, हिंदू बन करके, ये बड़ी समस्या है। मुझे लगता है कि अब जरूरी इस बात की है कि यूट्यूब भी जो है इनको रिकॉग्नाइज करे कि ये आईडी फेक है। अगर किसी ने अलग नाम से बनाई है तो उसको फेक लिख करके या फिर डबल आइडेंटिटी करके कुछ तरीका से रिकॉग्नाइज करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि देखिए आने वाले समय में आसान तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैंने जैसा कि बताया पॉलिटिक्स बड़ी क्रूर होती है, और यहां पर बीजेपी की 300+ सीट आने वाली हैं। आप देखते हैं क्या होगा। आपने वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय